Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss two reading comprehensions from UGC NET Commerce Paper 2 from the year 2021. इस वीडियो जैसे कि आपको पता है कि नेट के पेपर में अब पेपर 2 में बेसिकली कॉमर्स के दो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं. एक कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसके आंसर्स आपको डायरेक्टली पैसेज में मिल जाते हैं और एक कॉम्प्रिहेंशन होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द टॉपिक और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पर अटैम्प्ट करने होते हैं क्योंकि वो कंसेप्चुअल होते हैं. ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं 5 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच कॉम्प्रिहेंशन ईच पैसेज, तो आपको 20 मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे से ईजीली मिल सकते हैं अगर आप जो है अच्छे से इन कॉम्प्रिहेंशंस को अटैम्प्ट करो. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से. लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी हम एक वीडियो अपलोड करते हैं. आप हमें मेल कर सकते हैं clearnetwithus@gmail.com और आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पैसेज 1. पैसेज 1 पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद रहें और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप उन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन करना और इजी हो जाएगा. आपको हर बार दोबारा से पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा कम्प्लीटली. दो तरीके से बच्चे जो हैं वो ये कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. एक होता है कि वो पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और एक होता है पहले वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेज जो है वो पढ़ते हैं. देखिए दूसरे वाले में आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन पढ़ के पैसेज को पढ़ते हैं तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर जानने में लगता है, तो आप पूरा पैसेज पढ़ जाते हैं और आपका फोकस सिर्फ एक ही क्वेश्चन की तरफ होता है. लेकिन जब आप पहले पैसेज पढ़ेंगे तब आपका फोकस जो है वो कम्प्लीटली पैसेज पे होगा और फिर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये पैसेज जो है ये पैसेज में बताया गया है इंडिया के बारे में. ठीक है, इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है, FDI क्या है, GDP, इन सब के बारे में. तो फटाफट से एक रीडिंग लेते हैं पैसेज की और कोशिश करेंगे कि मार्क करें कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहले है इन 2019 इंडियाज़ 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स वर. तो देखिए सबसे पहली लाइन में ही आ गया इंडिया के 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में बताया गया है. वर USA, चाइना, UAE, साउथ अरेबिया, हांगकॉन्ग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड स्विट्ज़रलैंड. In 2018-19, FDI in India was 64.4 billion, with service sector, computer and telecom industry remains leading sector for FDI inflows. India has free trade agreements with several nations, including ASEAN, SAFTA, Mercosur, South Korea, Japan, and few others which are in effect or under negotiating stage. The service sector makes up 55.6% of GDP. Service sector का मतलब सबसे ज़्यादा contribution है and remains the fastest growing sector, while the industrial sector and the agricultural sector employs a majority of the labor force. The Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange are one of the world's largest stock exchanges by market capitalization. India is world's 6th largest manufacturer, representing 3% of global manufacturing output and employs over 57 million people. Nearly 66% of India's population is rural, whose primary source of livelihood is agriculture and contributes less than 50% of India's GDP. It has the world's 5th largest foreign exchange reserves worth rupees this. India has a national debt with 68% of GDP, while its fiscal deficit remained at 3.4% of GDP. However, as per CAG report आपको पता है होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, the actual fiscal deficit is 5.85% of GDP. India's government-owned banks faced mounting bad debt and resulting in low credit growth. Simultaneously, the NBFC sector has been engulfed in a liquidity crisis. India faces high unemployment, rising income inequality, and major slump in aggregate demand. तो अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं. जैसे फर्स्ट लाइन में इंडिया के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी बात की गई है. ठीक है, फिर FDI की बात की गई है. उसके बाद इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किन किन के साथ है उनकी बात की गई है. ठीक है, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये बताया गया है. इसके अलावा इंडिया की जो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस का पार्ट है. ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है. इसके साथ साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो इंडिया के लोगों का एग्रीकल्चर है.
फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है, सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ हाईलाइट कर लिए हैं। अब इस बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। हमारे पास ऑप्शंस है यूरोप, अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। तो अब इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी इंडिया के सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन की फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन थी। तो आइए चल के देखते हैं दोबारा से। तो इंडिया के 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस। अगर आपको ध्यान हो, हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन था अमेरिका, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो हमारी अमेरिका जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद है चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, इराक, सिंगापुर। अब ये सारी जो हैं ये हमारी क्या है, एशियन कंट्रीज़ हैं। एशिया भी हमारा एक ऑप्शन था। जर्मनी जो है वो हमारी यूरोपियन कंट्री है। साउथ कोरिया अगेन एशियन कंट्री है। और स्विट्ज़रलैंड जो है वो अगेन हमारी यूरोपियन कंट्री है। तो इसमें कहीं पर भी हमें, अगर हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखिए हमें पैसेज में यूरोप मिला, अमेरिका मिला, एशिया मिला, लेकिन अफ्रीका नहीं मिला। तो इस बेसिस पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो गई यहाँ पर वो हो गई ए बी सी ओनली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट एफडीआई इन इंडिया। द ऑप्शंस आर सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी हमने किया था पैसेज में, अगर आपको याद हो। वैसे तो करेक्ट ऑप्शन है सर्विस सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सर्विस सेक्टर कर रहा है। सर्विस सेक्टर में अराउंड 50 to 55% के अराउंड कुछ था, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए पैसेज में देखते हैं, ये रहा कि इंडिया का जो एफडीआई में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है। उसके बाद कंप्यूटर टेलीकॉम इंडस्ट्री का है। सर्विस सेक्टर तो ठीक है, और कंप्यूटर और टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हो गया। तो उस बेसिस पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ए और बी हो गया, दैट इज सर्विस सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट वन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो अब आपको याद रख, इसमें यहाँ ध्यान देना है कि कौन सी स्टेटमेंट पैसेज में बताई गई थी और कौन सी नहीं। करेक्ट, और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। सबसे पहले बोला गया है इंडिया हैज़ अ बेटर ट्रेड रिलेशंस विद यूरोपियन कंट्रीज़। इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया था कि यूरोपियन कंट्री के साथ उसके अच्छे वो उसका ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, तो ये नहीं बोला गया था कि अच्छे रिलेशंस भी हैं। फिर बोला गया है एनएससी इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अगेन पैसेज में बोला गया था इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। बीएससी एंड एनएससी, ये नहीं बोला गया था इट इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। देन वी हैव इंडियाज प्राइमरी सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। ये बोला गया था बिल्कुल। लास्टली इंडिया अट्रैक्ट्स हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम यूएसए, ये भी नहीं बोला गया था। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो गई वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज़ रिपोर्टेड अ डिफरेंट एस्टिमेट देन ऑफ गवर्नमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, एफडीआई एंड लिक्विडिटी ऑफ प्राइवेट बैंक्स। तो चलिए जाते हैं वापस पीछे पैसेज पर। अब यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट भी कराया था आपको कि ये रहा, हाउएवर एज पर 2019 सीएजी रिपोर्ट द एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट इज़ 5.85 और वैसे जो है वो बताया गया था 3.4% ऑफ जीडीपी। तो मतलब इंडिया का वैसे जो जीडीपी बताया गया है वो फिस्कल डेफिसिट बताया गया है 3.4% और सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 5.85। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, कि सीएजी जो है वो कुछ और एस्टिमेट कर रहा है और गवर्नमेंट जो है वो कुछ और एस्टिमेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन आर्टिकुलेटेड इन द पैसेज। मतलब इनमें से किसकी बात पैसेज में नहीं की गई है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस है, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी की बात बहुत बार की गई है। करेंसी फ्लोज, क्या करेंसी के फ्लो की बात की गई है, नहीं की गई है। लिक्विडिटी, अगर आपको याद हो लिक्विडिटी के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, और डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन की बात की गई थी। एक बारी आपको फिर से पैसेज में ले जाके दिखा देते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका एफडीआई। ठीक है, कि एफडीआई की जो बात की गई है
यहाँ पर, तो FDI आ गया, ठीक है, सॉरी GDP बोला गया था, नॉट FDI। तो GDP की बात की गई थी, ये रहा GDP की बात, ठीक है। करेंसी फ्लोज की कहीं बात नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस की बात की गई है, पॉपुलेशन की बात की गई थी, ये रहा 66% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो इन तीनों की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी क्वेश्चन 5 पे जाना था हमको। तो यहाँ पर देखिए GDP की भी बात की गई है, लिक्विडिटी की भी और डेमोग्राफिक्स की भी। किसकी बात नहीं की गई? करेंसी फ्लोज की, और यहाँ पर यही पूछा गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पैसेज जिस पे हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 जो है वो आपका न्यूमेरिकल पैसेज है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको XYZ लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बजटेड इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जिसमें है आपके पास नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, दोनों, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स इन रुपीज़ एंड बजटेड ओवरहेड रेट इज ₹1 per unit. In a particular month, the actual hours worked were ₹31,000, सॉरी वो आवर्स हैं तो वह 31,500। इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है बजटेड ओवरहेड रेट इज़ ₹1 per unit, लेकिन जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना बजटेड ओवरहेड रेट या स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या आएगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000, वो आएगा आपका 1.5। तो आपका ये बजटेड ओवरहेड रेट ₹1.5 पर यूनिट तो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिट नहीं है, ये हमारा आवर्स है। तो ये बजटेड ओवरहेड रेट ₹1 पर आवर होगा, और इसके अकॉर्डिंगली आपको देखो एक्चुअल आवर्स तो यहाँ गिवन है 31,500, 1 पर आवर के हिसाब से आपके बजटेड आवर्स जो है वो कितने हो जाएंगे? 30,000 फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं इंटू 1, तो 30,000 आवर्स जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे बजटेड आवर्स हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली दी गई है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए रिगार्डिंग दी गई है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप हर क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन कर लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, या आप जो है एक टेबल भी बना सकते हैं पहले बजटेड, एक्चुअल प्लस आपके स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। आप वो टेबल बना के करेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन गिवन मंथ। हमारे पास ऑप्शंस हैं ये, तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये है हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी। देखिए बजटेड ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर गिवन है 30,000 और एक्चुअल गिवन है 31,000। तो इस बेसिस पर आपका जो है जो वेरिएंस आ गया वो क्या आ गया? ₹1,000 एडवर्स आ गया। बजटेड 30,000, एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे लगे 31,000, तो ₹1,000 जो है वो एडवर्स हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज व्हाट इज द वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ XYZ लिमिटेड इन गिवन मंथ। तो देखिए वॉल्यूम वेरिएंस का हमारा यहाँ फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट का फॉर्मूला देखिए ये लिखा है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड ओवरहेड्स हमारे 30,000 थे और 20,000 हमारी बजटेड यूनिट्स थी, तो 1.5 पर यूनिट हो गया, जो मैंने जब आपको पैसेज अभी रीड किया था तब भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट रिकवरी रेट हमने कैलकुलेट कर लिया है, हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूला में। तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट 1.5 आया, बजटेड आउटपुट हमारा 20,000 था और एक्चुअल आउटपुट 22,000 था, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ गया ₹3,000 फेवरेबल। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये तो एडवर्स आना चाहिए क्योंकि 20 में से 22,000 माइनस हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है एडवर्स? हम इसको फेवरेबल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है जो हमारा बजटेड आउटपुट था, इस वजह से ये फेवरेबल है, ठीक है। और अगर आप ये फिगर्स देखेंगे ना, ये दोनों फिगर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट ये देखिए, बजटेड आउटपुट
जो है वो 20,000 है, एक्चुअल आउटपुट 22,000 है। तो हमने इसको एज इट इज़ जो है वो यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, what is the total overhead variance in the given month experienced by the XYZ Limited? तो ये देखिए, टोटल ओवरहेड वेरिएंस को हम कॉस्ट वेरिएंस भी कहते हैं। फॉर्मूला इज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट पे कैलकुलेट होता है। सो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल ओवरहेड्स। तो 1.5 अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। एक्चुअल आउटपुट हमारा 22,000 था, एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो हमें 31,000 गिवन है। सो 33 माइनस 31 रुपीज़ 2,000 फेवरेबल हो गया। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई ये। और ये जो एक्चुअल ओवरहेड्स है 31,000, ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये रही आपके एक्चुअल ओवरहेड 31,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कैपेसिटी वेरिएंस फॉर द मंथ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटी वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर जो है वो चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने, जब मैंने आपको पैसेज रीड करते टाइम बताया था कि वो गलत गिवन है, वापस जाती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना, ये पर यूनिट नहीं है, ये पर आवर है। तो ये जो है अब यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। और फॉर्मूला में हमारे बजटेड आवर्स वो भी मैंने आपको बताए थे, क्योंकि ये 1 है और आपका ओवरहेड 30 है, तो 30,000 आपके बजटेड आवर्स हो जाएंगे और एक्चुअल आवर्स आपको 31,500 जो है वो गिवन है। तो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, ये देखिए, तो अब हमने यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी है। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर 1 हो गया, बजटेड आवर्स 30,000 और एक्चुअल आवर्स 31,500, तो आपका आ गया 1500 फेवरेबल। अगेन अब आप कहेंगे तो माइनस में आ रहा है, तो ये एडवर्स क्यों नहीं है, फेवरेबल क्यों लिखा है हमने यहाँ पर? वो इसीलिए, आप जब फिक्स कॉस्ट लेते हो ना, तो वो जब ज़्यादा घंटे लग रहे हैं तो वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है। इसी वजह से, मतलब जो पहले आप यहाँ पर 30,000 में रिकवर कर रहे थे, उससे आपका ज़्यादा आता, ठीक है। अब आप वो 31,500 घंटों में कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो फेवरेबल आ रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है 1500 फेवरेबल। लास्ट क्वेश्चन, गिवन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, व्हाट इज द कैलेंडर वेरिएंस फॉर द मंथ? कैलेंडर वेरिएंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर डे इन टू एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। अब हमें निकालना है यहाँ पे स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर डे। उसके लिए फॉर्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर आपको डेज जो है वो दोनों गिवन थे। बजटेड डेज थे 25, एक्चुअल डेज थे 27। तो हमने पहले तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर डे निकाल लिया है 1200, और एक्चुअल डेज और बजटेड डेज को माइनस करके आपके पास आ गया है ₹2400 फेवरेबल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे दोनों पैसेजेस। होप आपको ये पैसेजेस समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो का सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट के साथ आपको जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।